हाय, मैं स्वप्निल चौरसिया आप सभी के सामने प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लेके आए हैं सभी लड़के और लड़कियों के लिए बहुत ही सुनहरे मौका है जो है आपके सामने पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा, जिसमें हम आपके लिए लेके आए हैं पूरे सब्जेक्ट्स का एक होल पैकेज, जिसमें आपको हम मैथ्स, साइंस, रीजनिंग और जीके में एमपी जीके का हम अलग से पूरा पैक आपके लिए लेके आए हैं, जिसके तहत हमने आपको एक बहुत ही सुनहरा मौका और आपको सभी इस कठिन समय में घर बैठे एक शानदार तैयारी करने का मौका आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम आपको अलग अलग वीडियोस के साथ अलग अलग क्लासेस में आपको अलग अलग टॉपिक को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही शानदार तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और हमारा कॉन्सेप्ट और हमारा आपका लिए ये रहेगा कि हम वही पढ़ाए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और जो आपकी परीक्षाओं में आता है। पिछले कुछ हमने जो जेल पहरी के एग्जाम्स में हमने रिव्यू वगैरह कैप्चर किए और हमारे जो मॉक टेस्ट थे वो हमारे 70 से 80% तक सभी बच्चों को बहुत पसंद आए हैं। इसीलिए हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि हमारी इन वीडियो को जरूर देखें और हमारे जो मॉक टेस्ट वगैरह रहेंगे उनको लगाएं और आपको 100% आपको सफलता मिलने के पूरे चांस रहेंगे। इसी सफलता के साथ हम आपके लिए लेके आए हैं पुलिस आरक्षक के लिए एक पूरा का पूरा होल पैकेज, जिसमें मैं लेकर आया हूं स्वप्निल चौरसिया आपके लिए गणित का पूरा टॉपिक, जिसमें हम अपने गणित के सभी टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। और आपकी ये पहली क्लास होगी गणित की। इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास मिलेगी आपको काय की साइंस की, और इसी वे में आपको शाम को मिलेगी क्या, पहले मिलेगी एमपी और फिर उसके बाद आपका क्लास रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास। ये सभी क्लासेस आपके लिए एकदम फ्री हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इससे रिलेटेड आपको जो भी मॉक टेस्ट वगैरह होंगे और आपके प्रैक्टिस सेट होंगे वो सभी आपको हमारे ऐप प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस ऐप से मिल जाएंगे। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से क्या करना है, सर्च करना है, वहां से डाउनलोड कर लेना है और इसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिलेगी। और साथ साथ हम इसके लिए आपको लिए सबसे महत्वपूर्ण एक चीज लेके आए हैं कि आपके लिए एक डाउट क्लियरिंग क्लास। क्या रहेगी? डाउट क्लियरिंग क्लास आपको रोज शाम 6 बजे से आपके लिए होगी डाउट क्लियरिंग क्लास, जिसमें आपको जिस भी टॉपिक से जो डाउट बनेंगे आपको उसमें डाउट क्लियरिंग क्लास में आपको आपके डाउट क्लियर करेंगे। इसी के साथ हम अपनी शुरुआत करते हैं अपने पहले अध्याय क्या गणित की शुरुआत करते हैं, जिसके तहत हम सबसे पहले देखते हैं अपने क्या सिलेबस को कि हमें किस किस चीज के बारे में क्या क्या तैयारी करनी है। सबसे पहला टॉपिक आपका रहेगा क्या कि हमने अपनी गणित को 2 भागों में बांट रखा है। पहला होती है नॉर्मल गणित, जिसे हम बोलते हैं क्या साधारण अंक गणित, और दूसरी होती है एडवांस मैथमेटिक्स। ठीक है, जिसके टॉपिक्स आपके अलग रहेंगे वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो इसके तहत हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे क्या। सबसे पहले आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है संख्या पद्धति, जो बच्चों का क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। इससे आजकल कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके नॉर्मल पेपर में, यदि 20 क्वेश्चन का पेपर आपको मैथ्स का आना है तो उसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको संख्या पद्धति से मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके तहत हम सबसे पहले पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। ठीक है, कि आपको कितने प्रकार की संख्या होती है, संख्याओं के अंदर होता क्या है, बहुत सी चीजें आपकी होती हैं, वो अपन उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आता है भिन्न एवं दशमलव। ठीक है, तो इसमें आपका भिन्न होगा एवं दशमलव होंगे, जिसमें आपको पूरे भिन्नों के बारे में आपको जानकारी लेगी और दशमलव का आप कहाँ कैसा प्रयोग करेंगे वो पूरा हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आएगा आपका वर्ग वर्गमूल एवं घनमूल। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपकी आएंगी। फिर लास्ट इसमें घात और करनी भी इसी के अंतर्गत आपकी आ जाएंगी। तो ये हमारा पहला टॉपिक है संख्या पद्धति, जिसमें आपका बहुत ही ज्यादा लंबा पोर्शन है आपका कवर होगा और हम आपको वही क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ भी फालतू की चीज आपके लिए नहीं आएगी हमारे इन वीडियो में कि जो आपको बस टाइम पास के लिए हो। हम हमेशा आपको वही चीज अवेलेबल कराएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। और आगे बढ़ते हैं। फिर अगला टॉपिक आपका एक घाती एवं द्विघाती समीकरण या बहुपद। ये टॉपिक हर मायने में आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण हो रखा है। क्यों? क्योंकि यदि अभी आप लोगों ने लास्ट क्लासेस यदि आपने पेपरों के बारे में जानकारी निकाली हो तो हमारा ये बहुपद चैप्टर है, इससे आपके क्या बहुत सारे टॉपिक आ रहे हैं। बहुपद और द्विघाती समीकरण, इनसे आपको बहुत से टॉपिक मिल रहे हैं, तो ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। तो इसको हम अपने सेकंड अध्याय के रूप में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा होगा औसत। औसत आपका चैप्टर सबसे ईजी चैप्टरों में से एक है, जिसे आपको पढ़ना है और वो आपके लिए आता है क्या कि आपके लिए नंबर देने के लिए ही आता है। तो हम इसे जिस तरीके से हम इसको क्या इजी बनाए हुए हैं उसी इजी तरीके से हम इसको पढ़ेंगे भी। फिर उसके बाद आता है अनुपात।
ठीक है। ये अनुपात के बेसिक अनुपात के जो नियम हैं उन्हें भी आपको फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि कई बार अनुपात आपको पता तो होते हैं पर अनुपातों में इतने नियम कानून हैं जो आपको पता होने के बाद भी आप उन्हें फॉलो नहीं कर पाते। तो बस हम आपके लिए वही चीज लेके आए हैं। हम उन स्टूडेंटों की भी बात करेंगे यहाँ पे कि जिनको आपने 50% या 70% तक तैयारी हो चुकी है पर वो सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं किसी कारण से, तो हम उनके लिए भी यहाँ पे आपका 60 से 70 उसको क्या 100 करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। और वो बच्चे भी यहाँ पे बिल्कुल भी निराश ना हो जिनने अभी पहली बार एग्जाम में एंट्री ली है, उनके लिए भी हम 0 से लेकर आपको 100 तक आपको बिल्कुल पूरी की पूरे अपने 2 महीने के इस एग्जाम पैकेज में ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हम पे बस भरोसा बनाए रखिए और हमारे साथ आगे बढ़ते चलिए, हम भी आपको आगे की ओर लेके जाएंगे। अगला इसमें टॉपिक है हमारा अनुपात से आपके कुछ भी बेसिक क्वेश्चन आपके बनेंगे। फिर उसके बाद आपका आएगा आयु संबंधी क्वेश्चन आपके हर बार देखे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका पक्का है आयु संबंधी। फिर उसके बाद आय, ठीक है, आयु के बाद आपका आय संबंधी भी कई बार क्वेश्चन मिल जाते हैं। और अभी तक देखा गया है कि सिक्के संबंधी क्वेश्चन कांस्टेबल वालों के लिए बहुत फेवरेट माने जाते हैं। तो सिक्के संबंधी क्वेश्चन आपको कांस्टेबल में आपको कई बार देखे गए हैं, तो वो भी अपना टॉपिक एक रहेगा। और यहाँ पे आपका रहेगा मिश्रण से भी आपको कुछ भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है। और अपन साझेदारी, तो ये अपने अनुपात के अंतर्गत ये इतने अपने टॉपिक आने वाले हैं। तो इन सभी टॉपिक को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और हम ये गारंटी जरूर देते हैं कि जिसने आपकी तैयारी भी लगभग पूरी कर रखी है तो हमारी क्लास में हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने मिलेगा। जो तैयारी कर रहे हैं या बहुत समय से कर रहे हैं तो उनको भी हमारी हर क्लास में कुछ ना कुछ नया सीखने जरूर मिलेगा। और जिन्होंने अभी शुरुआत की है तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप हमसे जुड़िए और एक एक चीज को बिल्कुल क्लियरेंस के साथ आपको हम पूरी तैयारी करवाएंगे। फिर उसके बाद हमारा अगला अध्याय रहेगा प्रतिशत के अंतर्गत आप प्रतिशत तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, किसी भी चीज का प्रतिशत निकालना। फिर उसके अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे? लाभ हानि पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बट्टा आता है और आपका अंकित मूल्य, और इससे रिलेटेड बीच में जो भी आपके क्वेश्चन संबंधी रहेंगे तो सभी आपके ये सभी टॉपिक आपको हम प्रतिशत संबंधी क्या करेंगे? आपको कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन हर टॉपिक से आपको एक अब कई बार मन में ये तो ना आए भैया एक ही नंबर के लिए इतना बड़ा, तो ये एक से ही आपको सब कुछ मिलता है। जब आपको 1 नंबर की अहमियत तब पता चलती है किसी व्यक्ति को कि जब वो 1 नंबर से कहीं रह जाता है। इसीलिए भैया 1 नंबर की सोचते हुए चलना है अपन को। तो ये आपका ये प्रतिशत चैप्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम चालू करेंगे साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये आपका चैप्टर बहुत इजी माना जाता है, पर इसमें भी आजकल ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं कि होता सरल है पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार आंसर क्या दें। तो ये आपका उसी संबंध से क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे चाल, ठीक है। चाल भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्यों? इससे भी आपको कई बार सबसे इंपॉर्टेंट आपका कई बार पूछा जाता है औसत चाल, तो वो चाल से संबंधित हो गया। उसमें आपकी चाल तो बेसिक हो ही गई। फिर उसमें आएगा रेलगाड़ी और नावधारा। तो पिछले आप आरक्षक के पुराने पेपर देख रहे होंगे तो उसमें नावधारा से संबंधित एक क्वेश्चन हमेशा मिलेगा। तो सब जगह से आपको पता है कि एक क्वेश्चन तो बन रहा है और कई जगह से 2-3 क्वेश्चन भी उठा लिए जाएंगे। तो आपको हर एक चीज पे काम करना पड़ेगा, तभी आपको जो हमने यहाँ पे दिखाई थी पहली बार वर्दी, ठीक है, तभी आपको ये वाली वर्दियां मिल पाएंगी भैया। इन्हीं वर्दियों के लिए हमें काम करना है कि हमेशा आपको सोच के चलना है कि भैया कि हाँ हम देश की सेवा किसी ना किसी से तरीके करने चाहेंगे तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। हाँ घर बैठे भी आप कर सकते हैं पर उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको पेमेंट भी चाहिए और वर्दी भी चाहिए, तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी इसके लिए। और अगला टॉपिक आपका रहेगा कार्य समय। ये कार्य समय हमारे इस अंक गणित का बेसिक टॉपिक्स में से क्या आखिरी टॉपिक रहेगा। इसके तहत हम कार्य समय के बहुत सारी प्रकार पढ़ेंगे। कार्य समय में आपको क्या लोग वाले भी और सभी प्रकार की चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। कार्य समय के अंतर्गत नल टंकी भी इसी के अंतर्गत आपका टॉपिक कवर होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने अंक गणित को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया कि जो जो हमें पढ़ना है, और हम आपके लिए कोई भी ऐसी चीज जबरदस्ती में कोई भी टॉपिक नहीं खींचेंगे कि जिससे आपका समय वेस्ट हो। ठीक है। तो ये सभी टॉपिक्स हम विदिन 2 मंथ में आपको पूरा कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि हम जो जो टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, जैसे ये हमने संख्या पद्धति का संख्या के प्रकार आपको जैसे ही कंप्लीट किए, तो हम आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि यदि हम सुबह की 7 बजे की क्लास में आपको ये टॉपिक पढ़ाते हैं तो शाम तक या 1 से 2 घंटे के भीतर हम आपको इससे रिलेटेड पूरा प्रैक्टिस सेट हम अपने ऐप
हम अपने ऐप पे आपको मुहैया करवाएंगे। ठीक है, ये हमारा ऐप है। ठीक है, हमारा ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस के नाम से मिल जाएगा। आपको गूगल प्ले स्टोर पे प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस डालना है और अपने इस ऐप को इंस्टॉल करना है और आपको सभी चीजें मिलेंगी। इससे रिलेटेड एक वीडियो हम भी आपको जरूर दिखाएंगे कि जिससे आप हमारे इस ऐप का पूरा यूज तरीके से कर सके। इसमें आप लोगों के लिए अवेलेबल है रोज के आपके प्रैक्टिस सेट तो है ही हर टॉपिक वाइज, फिर साथ में आपको मिलेंगे क्या एक क्विज भी कई बार मिल सकते हैं आपके लिए, और जो हमारे मॉक टेस्ट होंगे वो तो सबसे महत्वपूर्ण है, वो आपके लिए अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ये आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने हैं। अब हमने यहाँ पे आपको बेसिक अंकगणित देख लिया है। इसके बाद अब हम चलते हैं काय पे अगले एडवांस मैथमेटिक्स के जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं उसको हम उनकी ओर चलते हैं। हमारा एडवांस मैथमेटिक्स में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल संबंधी क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं। क्षेत्रफल संबंधी क्वेश्चन आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको क्या मिलेगा, जे अपने आयत, त्रिभुज और जो अपनी द्विविमीय आकृति है उनकी आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो कई बार लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि क्षेत्रफल और आयतन दोनों है तो एक ही, तो ये क्षेत्रफल आपको द्विविमीय आकृतियों के ज्ञात करने पड़ते हैं और आयतन हमेशा किनके प्राप्त होते हैं? आपको त्रिविमीय आकृतियों के। ठीक है, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है क्या? क्षेत्रफल। इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप सभी को पता होगा। जो लोग अभी भी इस कंपटीशन लाइन में उतरे हैं उनको तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जो हम बोलते चले आप बस वो करते जाइएगा, कभी भी आपके क्वेश्चन हमारे इस पैटर्न से बाहर नहीं जाएंगे। ये हम आपको बिल्कुल गारंटी देने की पूरी कोशिश करते हैं क्या कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही आपके पेपर में पूछा जाएगा। हाँ, ये जरूर नहीं बोल सकते कि जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं डिट्टो वही आ जाए। हाँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हम पूरा करवाएंगे और आपको हम एक एक चीज को बिल्कुल डिटेल में बताएंगे कि जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो पहले आप क्षेत्रफल पढ़ेंगे, फिर आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लास्ट क्लास में अभी व्यापम का आपने पेपर दिया देखा होगा, जेल पहरी जिन्होंने दिया है उनको भान है कि भैया इससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हमने पूछ लिए थे और ऐसे पूछे थे कि बनते हुए भी नहीं बने। तो वही चीज है, हमें हर चीज को समझना है और कार्य करना है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रमचय संचय। क्रमचय संचय अपन को कईयों को समझ में नहीं आता कहलाता क्या है। तो भैया वो नीली पीली लाल गेंद जब निकालते थे, कभी पत्ता खींच रहे, कभी लाल गेंद निकाल रहे, कहीं पीली गेंद निकाल रहे, तो वो किसके अंतर्गत आती हैं? इसी के अंतर्गत आते हैं क्रमचय संचय। ठीक है, फिर आता है प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता के अंतर्गत वो ही अपन सिक्के उछाल रहे थे कि इतने सिक्के उछालो कितनी प्रायिकता, तो वो आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे टॉपिक। ठीक है, तो हर चीज आएगी। फिर उसके बाद द्विघातीय समीकरण, जिसे हम बचपन से पढ़ते आए हैं 10th क्लास तक वर्ग समीकरण के रूप में। ठीक है, वर्ग समीकरण, द्विघातीय समीकरण, वर्ग समीकरण, जिसमें आप लोगों को याद आए थोड़ा सा जिन्होंने पेपर दिया है कि जिसके कभी किन्हीं 2 समीकरण के मूल समान है तो उनके आप क्या ज्ञात करिए, हम उनके शून्यांक ज्ञात करके दिखाइए, है ना? आया याद कुछ? ठीक है, यदि किसी मूल का अस्तित्व 0 है तो उसका क्या होगा? इस टाइप में जो अपने क्वेश्चन बनते हैं वो किसके अंतर्गत बनते हैं? अपने द्विघात समीकरण के अंतर्गत बनेंगे। फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ज्यामिति। ज्यामिति, ठीक है, ज्यामिति में अपन क्या बोलते हैं? सभी त्रिभुज वगैरह उनके अंदर जितने भी प्रकार के क्या आते हैं रूल्स अपने अप्लाई होते हैं, वो सभी हम किस में पढ़ेंगे? अपनी ज्यामिति के अंतर्गत। कि आपको इस बार त्रिभुज फिर पढ़ना है, पर त्रिभुज के आपको क्षेत्रफल की जरूरत तो पड़ेगी, पर उससे संबंधित जितने भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? ज्यामिति। कि किन्हीं भी 2 त्रिभुजों को समरूप, सर्वांग सम जैसी ये ओपन प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो सभी किसके अंतर्गत आती हैं? ज्यामिति के रूप में आती हैं। तो ज्यामिति आपका क्या होगा? ये अगला टॉपिक। फिर सबसे आजकल फिर से ये आप लोगों के लिए हाईलाइट बन के आया है, कौन? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति आपको यदि समझ में ना आए, कई बार टॉपिक अपन को समझ में नहीं आती ये कहलाते क्या है, तो निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या? निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, कि किन्हीं 2 बिंदु आपके एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है, एक वाई अक्ष पे कोई बिंदु है, तो उससे आपका रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसी संबंधित टॉपिक आपको किसके अंतर्गत कवर किए जाएंगे? ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत। ठीक है, हम आपके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लघुगुणक भी एक बार लेके जरूर आए हैं। क्यों? क्योंकि लघुगुणक हमने 2017 के कांस्टेबल में तो देखा नहीं था, पर 2016 के लिए उनका एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन बन रखा था। क्यों? बच्चे आजकल इन पे ज्यादा जोर देते नहीं हैं, पर कहीं ना कहीं ये आपके महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित आपको क्या लघुगुणक से संबंधित भी हम एक क्लास जरूर बिल्कुल लेके आएंगे कि आपको एक एक चीज क्लियर हो। फिर उसके बाद सबसे आखिरी में आता है त्रिकोणमिति।
जिसका नाम लोगों के लिए काफी खतरनाक साबित हुआ है। कई लोगों के लिए भूत जैसी लगती है कि हमेशा डर लगता है, लेकिन हम आपको इतने सरल तरीके से ये बताएंगे कि आप पे 100% बनने लगेगी। तो हमारा साथ आपके लिए बहुत जरूरी है और हमें आपका साथ चाहिए कि हम आपके लिए कुछ कर दिखाएं। तो बस आपको हमें अपने क्या करना है, हमें YouTube पे बिल्कुल फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ में हमारे इस लिंक को सभी को क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सी चीजें मिल जाएंगी, जिससे आपको हमारी अन्य चीजों के बारे में पूरी जानकारी मिलती रहेगी। और अब हम इसी तरीके से आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या कि अब हम कुछ टॉपिक्स को शुरुआत करते हैं अपनी गणित की क्लास का। गणित की क्लास से पहले हम आपको फिर से दिखा रहे हैं क्या, हमारा ऐप प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस नाम से ऐप जो है हमारा गूगल प्ले स्टोर से आपको मिलेगा, जिसे आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस नाम से ऐप मिलेगा गूगल प्ले स्टोर से, आपको डाउनलोड कीजिए और जितनी भी सुविधाएं हैं सभी सुविधाएं उस पर आपको मुहैया कराई जाएंगी। आप इसमें लाइव चैट भी कर सकते हैं और भी चीजें आपके लिए हैं। तो आप इस पे जाइए और अपना पढ़ाई का काफी जो कीमती समय है इस पे ही खर्च कीजिए, तो आपका बहुत ही ज्यादा विकास होने वाला है। अब हम चालू करते हैं अपनी मैथ्स की क्लास, जिसके अंतर्गत हमारा पहला पार्ट हमने बोला संख्या पद्धति, संख्या के प्रकार। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको पहला टॉपिक आपको मिल रहा है क्या, प्राकृतिक संख्याएं। तो कई बच्चों को यहाँ पे ये चीजें कंफ्यूज होती हैं कि प्राकृतिक संख्याएं कहलाती क्या है। तो प्राकृतिक संख्या वे के संख्याएं कहलाती हैं जिनकी शुरुआत कहां से हुई है, 1 से हुई है। ठीक है, जिनकी शुरुआत 1 से हुई है। तो इसका डेफिनेशन आपके सामने लिखी है कि वे संख्याएं जो वस्तु की गणना करने में प्रयुक्त होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो कई बार अपन ने ये देखा है कि अपन बचपन से ही सुनते आ रहे हैं भैया रावण के 10 सिर, सुना था ना। तो रावण के 10 सिर होते तो थे, पर अब यदि मन में आए तो ये 0 का विकास अभी आर्यभट्ट जी ने किया और रावण के 10 सिर हो गए थे। ठीक है, तो सबको याद दिलाएं थोड़ा सा कि पहले 10 होते तो थे, कैसे होते, दाव सा 10 होता था, ना कि 1 और 0 वाला 10 था, इस तरीके से गिने थे। ठीक है, तो पहले आपकी 0 की संख्या नहीं थी। तो आपकी यहां से आपको एक संख्या हमेशा मिली क्या, वे सभी संख्याएं जो वस्तुओं की गणना करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं अपनी कौन सी संख्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याओं को अपन किसके द्वारा डिनोट करते हैं, कैपिटल N द्वारा, नेचुरल नंबर बोलते हैं। इनकी शुरुआत हमेशा कैसे होती है, 1 से होती है। कभी भी आजकल पेपर में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं मैथ्स में, तो आपको यहां से क्वेश्चन सीधा बन सकता है। कई बार हो सकता है आपको मिल जाए कि प्राकृतिक संख्याएं की शुरुआत कहां से होती है, तो आपको आंसर क्या देना है, 1 से। इसके अलावा यदि आपसे बोला जाए निम्न में से कौन एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, और आपको ऑप्शन में मिल जाए 0, 1, 5, 8, ठीक है, तो आपको आंसर क्या लगाना है, 0। 0 एक कैसी संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 0 से आपकी प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से होती है, 1 से होती है। ठीक है, ये हो गई आपकी कौन सी, प्राकृतिक संख्या। फिर उसके बाद दूसरी आप चीज पे चलते हैं। दूसरी चीज है आपके लिए पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या। वे प्राकृतिक संख्याओं के साथ, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ केवल किसको शून्य शामिल कर दें, केवल शून्य को शामिल कर ले, तो वो क्या हो जाएगी आपकी एक पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या, जिसके अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, होल नंबर, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो मतलब पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहां से होगी, 0 से, और प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से होगी आपकी, 1 से। तो इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है। ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनको पता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो नोट करते जाइए। फिर और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं कि हमने एक यहाँ पे एक नोट डाल के रखा हुआ है क्या, कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। देखिए आप देख रहे हैं कि सभी जो है होल नंबर्स के अंतर्गत क्या आ रहा है, 1 से लेके अनंत तक की संख्या। तो आप ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, पर क्या आप ये कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के अंदर कौन शामिल नहीं है, 0 शामिल नहीं है। इसीलिए आपका क्या आ जाएगा, 1 से लेके अनंत तक की सभी प्राकृतिक संख्या आपकी काय के होल नंबर्स यानी पूर्णांकों के अंदर, पूर्ण संख्याओं के अंदर आ सकती हैं, पर सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के अंदर नहीं आएगी। इन्हें एक एक वर्ड को हमारे समझने की कोशिश करना है आपको। अब आगे चलते हैं पूर्णांक। ठीक है, आगे अगला टॉपिक हमारा पूर्णांक। पूर्णांक क्या कहलाएगा, वे सभी पूर्ण संख्याएं तथा उनकी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। तो मतलब इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका, कि जितनी भी संख्याएं अपनी पूर्ण संख्याएं हैं उनमें यदि आप ऋण लगा दें,
ठीक है, तो आप ऋण लगा दें तो वो क्या कहला जाएंगी, आपकी पूर्णांक कहला जाएंगी। ठीक है, तो जैसे आपको हमने उदाहरण देखा है, पूर्णांकों को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर आई। ठीक है, तो आई बराबर क्या है, माइनस की सभी अनंत से लेके 0 तक की संख्या है और 1 से लेके अनंत तक की सभी संख्या क्या कहलाती हैं, आपकी सभी अपनी पूर्णांक के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये हो गए अपनी इंटीजर। अब इसके अंतर्गत जब आपको पूर्णांक हो गए, पूर्णांकों के बाद आपका क्या होगा, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक, सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, आपकी धन पूर्णांक कहलाएंगी। जैसे कि 0 1 से लेके अनंत तक की सभी आपको प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, 1 से लेके अनंत तक की सभी संख्या आपकी कौन सी है, आपकी सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या। तो सभी प्राकृतिक संख्या कौन सी कहलाएंगी, आपकी धन पूर्णांक। और सभी ऋणात्मक संख्याएं आपकी क्या कहला जाएंगी, ऋण पूर्णांक। ठीक है, सभी कौन सी ऋणात्मक संख्याएं आपकी क्या कहला जाएंगी, आपकी ऋण पूर्णांक। तो हमें यहाँ पे एक चीज यहाँ से ये पता चली कि यदि सभी प्राकृतिक संख्या आपकी कौन सी, धन पूर्णांक के अंतर्गत आ जाती हैं, और यदि आपको केवल सभी ऋणात्मक संख्याएं, जितनी भी ऋणात्मक संख्या है वो काय के अंतर्गत आ जाएंगी, आपकी ऋण पूर्णांक के अंदर। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल और उठना चाहिए कि हमने 1 से बोल दिया धनात्मक, और सभी ऋणात्मक संख्या कहाँ से बोल दिया, आपको ऋणात्मक संख्या होंगी, ऋणात्मक संख्याएं को जिनके आपको ऋण पूर्णांक बोल दिया, पर 0 की चर्चा कहीं नहीं हुई। तो भैया 0 के बारे में भी तो सोचना है। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है 0 ना तो एक धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक। तो आपको यहाँ पे पता होगा कि जब हम कोई भी चीज लिखते हैं तो बीच में क्या आता है आपका 0, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे ऋण। तो आपका ना 0 के आगे कभी प्लस लगा देखा ना हमने ऋण। तो यदि आपसे बोला जाए 0 क्या है, ऑप्शन आपको क्वेश्चन मिल जाए 0 क्या है, एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक, या आपसे बोला है प्राकृतिक संख्या या पूर्णांक, ठीक है, या प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या। ठीक है, तो यदि आपको क्वेश्चन मिल जाए, हम आपके लिए बिल्कुल यही क्वेश्चन है जो आप पे बनते हुए भी नहीं बनते, कि अपन को पता होता पर आंसर गलत दे आते हैं। क्वेश्चन क्या बना आपका, निम्न 0 क्या है, सीधा क्वेश्चन बोला 0 है एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक। ठीक है, 2 ऑप्शन हो गए। तीसरा हमने बोल दिया क्या, एक प्राकृतिक संख्या, या एक चौथा ऑप्शन बोल दिया पूर्ण संख्या। तो आपका आंसर क्या बनेगा, हमने देखा कि यार धन पूर्णांक तो है नहीं 0, ऋण पूर्णांक तो है नहीं 0, प्राकृतिक संख्या तो है नहीं, तो आखिरी ऑप्शन क्या बचा आपका, एक पूर्णांक। क्यों, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि पूर्ण संख्या में कौन शामिल है, 0 शामिल है। तो यहाँ से एक चीज आपको हमेशा के लिए ये चीज पता चली कि 0 जो है ना तो एक धन पूर्णांक है ना ही एक ऋण पूर्णांक है, वो एक स्वयं में क्या है, अपने आप से स्वतंत्र है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख रखा है 0 ना ही धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है, वो दोनों धनात्मक और ऋणात्मक के बीच की क्या है, कड़ी है। ठीक है, क्या है, जोड़ा है, मतलब बीच का जो है अपन बीच में जो अपन मध्यस्थता का कार्य करते हैं दोनों के बीच, तो वो कौन है, आपका 0 है। तो यहां से आपको बहुत सी चीजें सीखने मिली। सबसे पहले कि सभी प्राकृतिक संख्या आपकी क्या पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, पर सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। फिर उसके बाद आपने यहां पे देखा कि सभी धन पूर्णांक जो हैं वो आपकी शुरुआत 1 से होती है, और सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी कौन सी, धन पूर्णांक के अंतर्गत आ जाती हैं, और सभी ऋणात्मक संख्याएं आपकी किसी ऋण पूर्णांक के अंतर्गत आ जाती हैं। फिर इसके बाद हमने एक चीज और सीखी कि 0 ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है, 0 है एक क्या, अपने आप में स्वतंत्र है, जिसे हम केवल एक पूर्ण संख्या के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से अभी तक के सभी चीजें हमने जानी। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे की ओर, क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो यही चीजें हैं जो आपने पढ़ी तो है, पर कई बार अपन इनको सही तरीके से एनालिसिस करके यूज नहीं कर पाते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है परिमेय संख्या। ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों, इससे सीधे सीधे क्वेश्चन बने, निम्न में से एक परिमेय संख्या है, नहीं है। ये आपने क्वेश्चन देखे हैं ना, तो भैया आपने स्वयं ने खुद ने देखे हैं, तो इसीलिए हम ये चीजें आपके लिए लेके आए हैं। कई लोगों को लगता है भी ये संख्या पद्धति बहुत ही बोरिंग चैप्टर है, तो भैया बोरिंग नहीं, यही तो बेस बनाने वाला है, इसीलिए तो हम लेके आए हैं। तो देखें, संख्या परिमेय संख्या है, तो कई बार सीधा पूछ लिया जाता है परिमेय संख्या होने की प्रॉपर्टी क्या है। तो आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, क्या वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और P और Q के सारे अवयव ये क्या है, बिलोंग्स टू। ठीक है, एप्सिलॉन का चिन्ह भी है, यदि किसी को पता हो तो। ठीक है,
बिलोंग्स टू क्या है, आई, मतलब सभी जो अपने p बटे q के रूप में है और p और q के सभी मान काय के अंदर बिलोंग्स करते हैं अपने सभी आई मतलब क्या होता है, इंटीजर मतलब क्या देखा था अपन ने, इंटीजर मतलब क्या था आपका पूर्णांक, सभी अवयव काय के अंदर से बिलोंग करते हैं, पूर्णांक से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपके क्या हो जाएंगे p बटे q, और साथ में एक शर्त जरूरी है क्या कि अपना जो q का मान है कभी भी 0 नहीं हो सकता, होना चाहिए। क्यों, यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी चीज में 0 से भाग लगाओगे तो वो क्या हो जाएगी, अनंत हो जाती है। इसीलिए कोई भी संख्या p बटे q के रूप में व्यक्त होगी और उसका मान एक कैसा हो चाहिए, इंटीजर मान होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आपका क्या हो, उसका q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो आपको ये लाइन हमेशा याद रखनी है, ये लाइन अपन को हमेशा याद रखनी है। क्यों, क्योंकि हमने आपने कईयों ने पेपर दिया है अभी जेल पहली, उसी से संबंधित आपको हम चीजें बता रहे हैं, पुरानी चीजें तो बात की बात। इसने ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि परिमेय संख्या होती हैं जिन्हें आप क्या p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, फिर उसके बाद p बटे q के व्यक्त कर सकते हैं और q का मान हमेशा बराबर होगा 0 के, फिर p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और p का मान बराबर नहीं होगा 0 के, ठीक है। तो इसी टाइप में प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी 4 ऑप्शन में, आपको आंसर लगाना पड़ेगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है क्या कि वे संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और क्या आ जाएगा, और सभी मान आपके कैसे एक पूर्णांक होने चाहिए और आपका q का मान क्या हो, 0 के रूप में हो, 0 q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो आपकी संख्या कैसी कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। इतना हो गया। और सभी संख्याएं आपकी कौन सी परिमेय संख्या कहलाएंगी, कौन सी, जैसे q बराबर p बटे q तथा p एक पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है काय के अपने 0 के। तो ये आपके हो जाएगा पूरा एक थोड़ा छोटा सा डेफिनेशन टाइप में बन गई है अपनी, ठीक है। ये बन जाएगी अपनी डेफिनेशन कि आपको कोई परिमेय संख्या उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है। उदाहरण हमने दे रखे हैं सभी संख्या 5, एक क्या है परिमेय संख्या, कई बार मन में आता 5, इसको p बटे q के रूप में क्या आ जाएगा 1, फिर -2, तो -2 को भी आप क्या लिख सकते हैं -2 बटे 1, फिर 7 बटे 5, ठीक है, 7 बटे 5 भी आपका p बटे q के रूप में। अब महत्वपूर्ण 0, इसके बारे में फिर से 0, तो 0 अपॉन में क्या कर दोगे आप 1, तो p बटे q के रूप में व्यक्त किया, साथ में आपसे क्या बोला गया, साथ में आपने बोला कि p बटे q के रूप में है, q का मान आपका 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरीके से हमें ये पता चला कि सभी आपकी परिमेय संख्या का सभी आपके पूर्णांक आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अपनी परिमेय संख्या कहलाते हैं। तो ये हमने अपनी परिमेय संख्या को कंप्लीट किया, ठीक है। इस तरीके से अब हम अपने आगे के अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, कौन सा, अपरिमेय संख्या। अब हमने अभी देखा परिमेय संख्या, अब हम चालू करते हैं क्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो आपको यहां से परिमेय यदि याद हो गया तो अपरिमेय भी अपने आप याद होने वाला है। तो अपरिमेय के लिए देखते हैं वे सभी संख्या जिन्हें हम p बटे q ये जहां p और q क्या हो, अवयव होंगे इंटीजर, और यहाँ p बराबर 0 के नहीं होगा, मैं व्यक्त नहीं किया था, सीधी बात। यहाँ पे क्या है, वही सेम कंडीशन यहाँ पे है, बस यहाँ पे एक वर्ड जुड़ जाएगा क्या, नहीं। तो मतलब जिन्हें आप p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे वो आपका क्या कहला जाएगा, अपनी अपरिमेय। तो यहाँ समझने के लिए सीधी कहानी ये है कि वैसी संख्या जैसे कि ये है आपका क्या, कर्णी 2, कर्णी 5, कर्णी 3, तो सभी आपकी कर्णी वाली संख्याएं क्या कहला जाएंगी, आपकी अपरिमेय संख्याएं। और साथ ही साथ में आपके वे दशमलव जो कभी भी आपके क्या होने से शांत नहीं होते, ठीक है, जिनकी आपका क्या शांत दशमलव अशांत दशमलव भी आपके किसके अंतर्गत आ सकते, परिमेय संख्या के अंतर्गत आ सकते। पर ऐसी संख्या जिनका आप कभी भी दशमलव निकालें और कभी भी ये संख्या पूर्ण मान ना मिले, जैसे कि आपने निकाला 1.356, ठीक है, ये आ गया, और यदि आपका 3, 6, 5 फिर से आता जाए 3, 6, 5, तो ये आपकी किसके अंतर्गत आ जाएंगी, ये तो आपकी कौन सी परिमेय के अंतर्गत आ जाएंगी। क्यों, क्योंकि हम इसको बाद की सहायता से शांत करके हल कर सकते हैं। साथ ही साथ लेकिन यदि ऐसी संख्या जैसे कि आपने देखा 1.321, फिर 3, 5, फिर 6, फिर 2, फिर 1, फिर 3, फिर 4, फिर 5, मतलब जिनका जो क्रम है वो कभी भी क्या ना हो, निर्धारित ना हो कि जैसे 3 के बाद 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 3 के बाद 5 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर यहाँ पे 2 और 3 के बाद फिर 6 आ गया, फिर 4 आ गया। मतलब कभी भी संख्या क्या नहीं, प्रॉपर तरीके से क्या नहीं हो रही, रिपीट नहीं हो रही, मतलब हर बार फ्लक्चुएट करती जा रही है। तो ऐसी संख्याएं भी किसके अंतर्गत आ जाती है, अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार अभी रेयर केस में आपसे पूछा जा सकता है, पर अभी तक कभी ऐसा पूछा नहीं गया, ठीक है। तो सभी अशांत और शांत दशमलव तो आएंगे आपके किसके अंतर्गत, परिमेय के अंतर्गत। पर ऐसी संख्याएं
जिनके आपके दशमलव के बाद कभी भी मान पूर्णतः आपके बदलते ही रहे, फ्लक्चुएट करते रहे, ठीक है, तो वो आपके किसके अंतर्गत आएंगे, अपरिमेय के अंतर्गत आएंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, क्या उदाहरण देखा हमने, कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 5, तो सभी ऋणात्मक संख्या आपकी कौन सी कहलाई जाती हैं, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे आपने कर्णी तो बोल दिया, अब कई बार अपने मन में आ जाता है, जैसे उन्होंने क्वेश्चन बोल दिया क्या कि यहाँ पे बोल दिया कर्णी 25 एक कैसी संख्या है, तो अपन ने देखा कर्णी है, पट्ट से अपन ने लगा दिया क्या, अपरिमेय, तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है, हाँ हो रहा है। आप 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 बराबर क्या आ जाएगा, 5। लो अब बची क्या करनी, नहीं। तो इन्हीं चीजों को आपको आराम से इत्मीनान से ध्यान रखते हुए कार्य करना है। तो ये आपका क्या हो गया, 5 आ गया। 5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, तो आंसर क्या आ गया, 5। इसीलिए ध्यान रखना है कि जो करनी सॉल्व हो जाए और सॉल्व होके आपको क्या करनी मान दे। जैसे कि अब कई बार ऐसा भी आ सकता है, जैसे हमने लिखा करनी 80, ठीक है, करनी 80 लिखा हमने, करनी 80 को आपने 16 पंचे 80, तो आपका क्या आ जाएगा, इसको हमने सॉल्व किया 4 गुणित गए 5, ठीक है, 16 एकम 16, 16 पंचे 80, इसके गुणनखंड किए, तो आपका आंसर क्या है, 4 करनी 5। अब यहाँ पे यदि आप सोचो ये क्या है, एक परिमेय संख्या की अपरिमेय, तो यार हमें दिख रहा है कि 4 एक परिमेय है और करनी 5 एक अपरिमेय है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये एक पूरा है, क्या होल नंबर है, जिसको मिलके क्या बोलेंगे आप, 4 करनी 5, करनी हटी क्या, नहीं, तो ये क्या बन गया, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, क्या बन गया एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरीके से हमें इन्हीं चीजों के बारे में डिफरेंस हमेशा जानते हुए चलना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, अपरिमेय संख्या संबंधित। इसीलिए बोल रहे भैया कि हम आपको कुछ ना कुछ तो नया जरूर देंगे। जो बच्चे बिल्कुल बहुत सारा समय से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी यहाँ से हमारी क्लास से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने मिलेगा। आप बस इच्छा तो रखो सीखने की, हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखेंगे। कभी भी ये मत सोचो कि ये क्या सिखाएगा, भैया हमेशा छोटों से भी सीखो, बड़ों से भी सीखो, और जो सिखाने के लिए तैयार हो उससे तो हमेशा सीखते रहो। जहाँ से मौका मिले सीखो, बस सीखते रहो, जब भी आपको कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पाई के बारे में पूछा जाता है, पाई है एक, कई बार प्रश्न पूछा गया पाई है एक, तो पाई एक क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब कई बार सबसे पहले लोगों के बच्चों के मन में यही क्वेश्चन बनेगा कि पाई के बारे में, कि पाई का मान तो 22/7 होता है, तो ये अपरिमेय कैसे होगा, ये तो p/q के रूप में भी है, ठीक है, p/q के रूप में भी है, और साथ में q का मान बराबर 0 के भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक अपरिमेय संख्या क्यों है, तो भैया सबको याद होना चाहिए कि p/q के रूप में तो आप इसको व्यक्त कर ही दे रहे हैं, लेकिन ये अपना क्या है, लगभग मान है। एक और मान अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बचपन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपन को शुरू से इन चीजों के बारे में ज्ञान दिया गया है, पर अपन ने वो ज्ञान कभी लिया ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे देखते हैं कि पाई का मान कितना होता है, 3.14। 3.14 लगभग में हमने क्यों लिखा, क्योंकि पाई का मान कभी भी, जैसे हमने अभी बताया था कि कभी भी पाई का मान, जैसे हमने कई दशमलव के बाद संख्या कभी एक सी नहीं आती, बदलती ही रहती, वही संख्या क्या है, पाई के मान के लिए भी चलता है। एक थोड़ी सी कहानी बताना चाहेंगे कि जो अपने बेस्ट, मतलब जो अपन बोलते हैं कि बेस्ट वर्ल्ड के गणितज्ञ को खिताब मिलता है, वो मिलता है किस बेस पे, आपको मिलता है ये खिताब कि जब आपके पाई का मान जो है, आप अपने कितने अंकों तक, पाई के अधिकतम अंकों तक आप पाई का मान या दशमलव के अधिकतम अंकों तक याद रख सकें, तो आपका क्या, वो आप क्या कहला जाएगा, गणितज्ञ ऑफ मैथ्स का गणितज्ञ कहला जाता है, गणित का गणितज्ञ कहला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए पाई का मान कभी भी अपने आप में रिपीट नहीं होता, ठीक है। तो मतलब पाई का मान दशमलव के बाद बढ़ता ही बढ़ता जाता है, 250 अंकों तक, कोई करेगा 300 अंकों तक, जो सबसे ज्यादा अंकों तक याद कर रहा था वो आपका गणितज्ञ का गणितज्ञ माना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अपन पाई को क्या मानते हैं, एक अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि 3.14 के बाद कभी भी कोई वैल्यू आती जाती है, कभी भी 1.4 नहीं आएगा, हमेशा नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, 3.14, फिर 7, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 4 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 7 आ गया। इस तरीके से वो मान आते ही जाते हैं, फ्लक्चुएट करते ही जाते हैं, कभी भी आपका क्या, पाई का मान एक जगह पे रुकता नहीं, वो आपका अनंत संख्याओं तक आता जाता है। इसीलिए हमने इस पाई को क्या माना, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्यों और कारण के साथ हमने आपको इसका आंसर दिया, ठीक है। तो अब पाई के बारे में चर्चा हो गई, तो हमने यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय दोनों के तरीका आपसे समझा दिया, ठीक है। अब हम और आगे क्यों बढ़ते हैं। अगला है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। ये भी आपकी कुछ संख्या होती है, इनसे संबंधित आपको कई बार क्वेश्चन मिले हैं। वास्तविक संख्याएं,
वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय होती हैं अथवा अपरिमेय वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो अब हमें यहाँ पे ज्ञात हो कि सभी संख्याएं, जितने भी प्रकार की संख्याएं थी, ऋणात्मक, धनात्मक और आपकी बटे वाली और अन्य संख्या, ये सभी आपकी काम में दशमलव वाली संख्या सभी किसके अंतर्गत आ गई? परिमेय के अंतर्गत आ गई। ठीक है, परिमेय। और अन्य जितनी करनी वाली संख्याएं थी, ठीक है, कितनी थी आपकी बची हुई, कितनी करनी वाली संख्याएं थी, वो किसके अंतर्गत आ गई? अपरिमेय के। तो वो क्या कहला गई? आपकी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब किसी के मन में अंदर क्वेश्चन तो आना चाहिए, जब वास्तविक है तो अवास्तविक भी होंगी। ठीक है, रियल नंबर है तो उसके अलावा एक अपोजिट में एक और होगा, अवास्तविक संख्या। ठीक है, तो वो क्या आ जाएंगी? जब सभी संख्या आपकी परिमेय और अपरिमेय शामिल हो रही हैं तो बची कौन? तो हमने यहाँ पे एक अवास्तविक संख्याओं के लिए आपको टॉपिक बनाया नहीं, पर हम आपको बताना जरूर चाहेंगे कि अवास्तविक संख्या कहलाती क्या है। तो भैया जो भी वीडियो देख रहा है तो उसके यदि आप डेफिनेशन लिखने की इच्छा रखते हैं तो हम आपको डेफिनेशन जरूर बोल के दिखाएंगे। क्या? कि वे संख्याएं अवास्तविक संख्या कहलाती हैं जिनका आप ऐसी ऋणात्मक संख्याएं जिनका वर्गमूल करने पर भी उनका क्या हो? ऋण कभी हटे ना। ठीक है, वर्गमूल करने पर भी उनका ऋण क्या ना हो? हटे ना। तो वो आपकी क्या है? कहला जाएंगी आपकी अवास्तविक संख्याएं। ठीक है, कौन सी? अवास्तविक संख्याएं, जिसे हम अपने अदिश राशि आयोटा के थ्रू, अदिश राशि क्या आयोटा के थ्रू दर्शाते हैं, वो आपकी क्या कहलाती जाती है? अवास्तविक संख्याएं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं क्या? √4। ठीक है, क्या लिखते हैं हम? √4। तो ठीक है, तो √4 आप हल करोगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? √4 इसका हम क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बोला कि ऐसी ऋणात्मक वर्गमूल वाली संख्याएं जिनका वर्ग करने पर भी उनका क्या ना हो? वर्ग ना हटे। ठीक है, उनका ऋण ना हटे, तो वो आपकी क्या कहला जाती हैं? आपकी ऋणात्मक अपनी अपरिमेय संख्या कहला जाती हैं। तो जैसे आपने देखा, इसका वर्ग किया तो आपका क्या आ गया? -4 आया। क्या आया? -4। ऋण हटा क्या इसका? नहीं हटा। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि ये आपके क्या है? एक अपरिमेय संख्या। उसी तरीके से हम देख लें क्या? ऋण की आपने क्या? 3 ले लिया। ठीक है, इसका आपने क्या किया? स्क्वायर किया। तो ऋण से स्क्वायर तो कट गया, पर आपका आंसर क्या आया? हमेशा एक ऋणात्मक संख्या ही आया। ठीक है, इसको हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? एक अपने आयोटा। क्या दर्शाते हैं? आयोटा के थ्रू हम इसको दर्शाते हैं। तो ये आपकी क्या कहला जाएंगी? आपकी अवास्तविक संख्या का हमने ये उदाहरण देके दिखाया। इससे संबंधित कभी क्वेश्चन बन जाए तो आप पे हल करते आना चाहिए। ठीक है, तो अवास्तविक संख्याओं के बारे में आपको जानकारी हमेशा रखनी है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई अवास्तविक संख्या है। अब हम चलते हैं, यहाँ पे कुछ हमने नोट ले रखे हैं। ये नोट ही सबसे महत्वपूर्ण है, इन्हीं से आपको क्वेश्चन बनने वाले हैं। यही नोट आपको हमेशा नोट बनाने में सहायता करेंगे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। नोट, पहला नोट, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं तथा सभी पूर्णांक किसके अंतर्गत आ जाती हैं? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ जाती हैं। हमने बताया था परिमेय संख्याओं के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, तो वो आपकी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बीच बची कुछ चीजें आ जाती हैं, वो भी आ जाती हैं। तो सभी संख्या क्या कहलाई जाती है? वास्तविक संख्याएं। तो आपको यहाँ पे ये चीज क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या और सभी पूर्णांक सभी पूर्णांक किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपको आंसर क्या लगाना है? वास्तविक संख्या। तो यही आपको टर्म्स याद रखने हैं, तभी आपके ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी। मैथ्स तो कईयों पे पूरी बनती है, पर बेसिक ही क्लियर नहीं है। तो यही चीजें आपको नहीं पता होंगी तो आप क्या करोगे? फिर और आगे बढ़े, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग तथा अंतर। हमेशा एक क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। हमने फॉर एग्जाम्पल ले रखा है कि जैसे आपने एक संख्या ले ली, हमने 3, ठीक है, 3 ली, और ये आपकी कैसी होगी? परिमेय। और हमने एक ले ली क्या? अपरिमेय 5। इन दोनों को जोड़ा, ठीक है, तो ये 3 धन करनी 5। अब ये दोनों जोड़ के क्या बन गई? एक संख्या। तो अब यहाँ पे देखिए एक संख्या बन गई। तो जब आपको दिख रहा है कि एक संख्या परिमेय और एक अपरिमेय, तो वो हमेशा क्या कहला जाएगी? एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम देखें, यहाँ पे हमने ले लिया 3 और ऋण के हमने ले लिए 7। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस बार हमने क्या कर दिया? दोनों संख्या, दो, एक परिमेय और अपरिमेय को क्या कर दिया? हमने माइनस कर दिया। तो ये क्या बन रही है? ये भी अभी भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि यदि आप किन्हीं भी दो संख्याओं का परिमेय और अपरिमेय का योग करते हैं तो एक हमेशा क्या प्राप्त होती है? अपरिमेय संख्या। और यदि आप उनका ऋण करते हैं या माइनस करते हैं तो भी आपको क्या प्राप्त होती है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखने में तो ये आसान लग रहा है, क्यों भैया? क्योंकि अभी हमने करके दिखा दिया। लेकिन यही चीज आपके पेपर में एग्जाम में सीधी पूछी जाएगी कि किसी भी परिमेय और अपरिमेय का योग
या अंतर एक हमेशा होता है, तो आपको लिखा आएगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, हमेशा आपको आंसर ध्यान से लगाना है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो भैया आप पेपर के स्टैंडर्ड को समझिए, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई लेवल हो चुका है, तो आपको हर एक चीज को बिल्कुल डीप में नॉलेज के साथ आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको चीज हाईलाइट रहेगी कि अपरिमेय संख्या योग या अंतर हमेशा क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय का योग अंतर हमेशा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। अब हम और आगे गए, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। अब क्या चर्चा की हमने, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्या किया हमने, गुणनफल। तो यदि आप परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणा भी करोगे तो भी क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या। तो बस यहां से हमने एक चीज क्या सीखी, हमने एक चीज ये सीखी कि जब भी आपको योग गुणा भाग कुछ भी मिले किसका, परिमेय और अपरिमेय, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय। ठीक है, क्या आएगा, एक अपरिमेय। हाँ, अब इस पे देखते हैं, यदि आपसे फॉर एग्जांपल दे दिया गया क्या कि 3/5 बटे में 9/5 है, आपको अब आपने चेक किया यार 5/5 तो अपन को पता है अपरिमेय अपरिमेय, ये अब दोनों अपरिमेय हैं। ठीक है, दोनों अपरिमेय का गुणनफल, तो कभी कभी ये क्या, दोनों अपरिमेय का गुणनफल आपका क्या हो सकता है, एक परिमेय भी हो सकता है और एक अपरिमेय भी हो सकता है, दोनों चीजें। तो इस चीज को ध्यान रखना। सबसे पहले आपको ये हमने सवाल दिया, ये है कैसा है, परिमेय कि अपरिमेय, तो हमने इसको थोड़ा सा दिमाग लगाया, चेक करते हैं। 5 से 5 तो क्या हो रहा है, कैंसिल, 1/3। तो अब यहाँ पे आपका बचा क्या, हल करने पर केवल 1/3। अब इसको चेक करना है, ये पूरा सवाल तो था सही, देखने में ये लग रहा था क्या अपरिमेय, पर ये जब हल हुआ तो बचा क्या, 1/3। क्या बचा, 1/3। तो ये क्या बनी, एक ये बनी एक कौन सी, अपनी परिमेय संख्या। तो ये चीजें आपको हमेशा 4 लोगों में आगे, जो अपन बोलते हैं 4 लोग क्या कहेंगे, तो उन्हीं 4 लोगों में आपको क्या आगे लाके खड़ा करेंगी जब ये आप चीजें सीख जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। उसी तरीके से जैसे हमने बोला क्या कि 3/5 ऋण 6 ऋण 25। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी सवाल मिल गया आपको, ये है एक आंसर आपका आएगा परिमेय संख्या में अपरिमेय। तो आपको इसको हल करना है क्या, 3 ऋण 6 साथ में लिखा प्लस 5 और यहाँ पे माइनस है, इसको हल किया तो वापस क्या आ गया 5। अब देखना, अब हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा था, तो अब ये हल होके क्या बन रहा है आपका, हल हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 8 और प्लस का क्या बचा 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखा हमने कि करनी वाले थे, तो ऐसा लग रहा था ये हल होके ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पर ये क्या हुआ, हो ही नहीं पाया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर क्या बचा, -8 प्लस 5। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो ये हमने यहाँ पे आपको एक एक चीज हल करके दिखाने की कोशिश की कि यदि आप किन्हीं भी दो संख्याओं का क्या योग या अंतर करते हैं, परिमेय और अपरिमेय का, तो हमेशा अपरिमेय आता है। पर यदि अपरिमेय संख्याओं का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कई बार आपका परिमेय भी प्राप्त हो सकता है, कई बार अपरिमेय, तो वो आपको हल करने पर ही प्राप्त कर देखना है। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपकी हमेशा 100/100 क्या होने वाली है, कारगर सिद्ध है कि यदि आप अपरिमेय और परिमेय का गुणन, योग या अंतर या भाग कुछ भी करते हैं तो हमेशा आंसर क्या प्राप्त होने वाला है, अपरिमेय। ठीक है, कब, जब एक परिमेय हो और एक अपरिमेय। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद चलते हैं हम इजी चीज पे, सम संख्याएं। ठीक है, सम संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त होती हैं, क्या होती हैं, सम संख्याएं। ठीक है, तो नियम चलता है ऐसी संख्या जिनमें आपका 2 से भाग जाए वो सम संख्या कहलाती है, 2, 4, 6, 8, इसमें कोई बताने का नहीं है। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या याद रखना हमेशा 2 होती है। ठीक है, एक में आपको लगता है हर संख्या से भाग जाता है, पर एक में का 2 से भाग जाता है, नहीं, तो वही नियम है, 2 से जिन संख्या में भाग जाएगा वो क्या कहला जाएंगी, सम संख्या है। अब चलते हैं विषम संख्याएं, ऑड नंबर, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती विषम संख्या कहलाती हैं। तो ये भी आपको पता है, 1, 3, 5, 7 अनंत तक सभी संख्या क्या कहला जाएंगी, आपकी विषम संख्याएं। ठीक है, इसके अंतर्गत विषम संख्याएं आ गई। अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो हमने यहाँ पे जो जो चीजें सीखी हैं उनको आपको रिकॉल जरूर करना है, और जो जो डाउट है हमारी डाउट क्लियरिंग क्लास में आपको पूछ लेना है। ठीक है, बिल्कुल निष्फिक्र होकर आप कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, और हमारे ऐप पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। हमने अपने ऐप का नाम बताया था, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस नाम से आपको ऐप मिलेगा, उस पर आपको बहुत सारी चीजें अवेलेबल भी हैं, और आपके डाउट क्लियर के लिए आपको चैटिंग बॉक्स में चैटिंग ऑप्शन भी मिलेगा। अब चलते हैं हम भाज्य और अभाज्य।
ठीक है, यहां से भी कई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मिलते हैं आपको। सबसे पहले अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त, तो अब सबसे पहले एक क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है कि एक से सभी संख्याओं में क्या चाहता है, भाग जाता है, और हमेशा हर संख्या के अपन में अपन क्या मानते हैं, एक मानते हैं। तो आपने यहां पे देखा कि वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से पूर्णतः विभक्त ना हो क्या कहलाती, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, प्राइम नंबर कहलाती हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हमने 2, 3, 5, 7, 11 अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखना सबके मन में आता है 2 से तो सब में कई संख्याओं में भाग जाता है, पर 2 को स्वयं को चेक करो, 2 में 1 के अलावा किसी और से भाग जाता, तो कई बार लोग कि हाँ ये 2 का तो जाता। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन में वही लिखा है कि एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए, तो आपका क्या कहलाएगा। तो आपने 2 को चेक किया, 2 में आपका 1 का तो गया, ठीक है, फिर आपका 2 में 2 का तो गया। अब किसी के मन में इच्छा है कि 2 में आप 4 का दे रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 1/2 आ रहा है भैया, तो 2 का पूरा भाग गया। क्या भाग देने का मतलब, जैसा आप 4 में 2 का देते हो तो 2 4 1 2 एकम 2, 2 दूनी 4, केवल क्या बचता है 2। तो यहाँ भी आपका 1/2 नहीं बचना था, क्या बचता है, यदि 2 बचता, तब आपको पता चलता कि ये क्या थी, एक भाज्य संख्या, पर नहीं गया। तो आपका आंसर क्या बना, 2 1 कैसी है, अभाज्य संख्या। तो आपको 2 3 5 7 11 ये सब क्या है, आपकी एक अभाज्य संख्याओं के उदाहरण हैं। अब आगे गए, हमने यहाँ पे फिर कुछ महत्वपूर्ण नोट दे रखे हैं कि एक अभी अपन ने 0 के बारे में पढ़ा था, ध्यान रखना। अब काय पे आ गया, एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य। सबसे महत्वपूर्ण, एक को ना तो भाज्यों में शामिल किया गया ना अभाज्य, या ये स्वयं में क्या है, स्वतंत्र संख्या है, ठीक है, या एक प्राकृतिक संख्या है, या एक पूर्ण संख्या है, पर ये ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो इससे भी आपको क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि एक निम्न में से एक है, भाज्य अभाज्य या कुछ भी और दे दिया एक आध ऑप्शन, और इनमें से कोई नहीं दे दिया, तो आपको आंसर क्या लगाना है। जैसे आपको सीधा क्वेश्चन हम बनाते हैं कि निम्न में से एक है, एक संख्या है, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य दोनों, और ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। तो आंसर क्या लगाना है, ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। आपका एक के लिए क्या है, ये वाला पॉइंट हमेशा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंटों को आपको ध्यान रखते हुए चलना है। हम बार बार आपको यहीं पे ध्यान दिला रहे हैं कि आपको यही पॉइंट जो है आपको हमेशा आपको हर एग्जाम में आपको आगे लेके आके खड़ा कर देंगे। जहां पे सबके नंबर 70 आएंगे, वहीं पे आपके इन्हीं क्वेश्चनों की बेस पे आपके 75 नंबर तक पहुंच सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये चीजें सबको नहीं पता होती, इसीलिए हम आपके लिए ये चीजें अलग से लेके आए हैं। फिर अगला है, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। यदि आप लोग देखें कि 2 के बाद 3 5 7 11, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी कैसी संख्या प्राप्त हो रही, विषम संख्या, पर 2 एक कैसी है, सम। तो यदि आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि केवल और केवल एक ऐसी कौन सी संख्या है जो एक सम अभाज्य संख्या है, तो आंसर क्या लगाना आपको, 2 एक कैसी संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए 1 से लेकर 100 तक के मध्य केवल 25 अभाज्य संख्या होती हैं। तो आपको याद रखना है 1 से 100 तक यदि आप गिनते आओगे, 1 से 10 के बीच, 10 से 20 के बीच, 20 से 30 के बीच, इस तरीके 100 तक जाओगे तो आपको कितनी अभाज्य संख्या मिलेंगी, 25 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, यदि नेक्स्ट क्लास में होगा तो हम आपको पूरी की पूरी 25 अभाज्य संख्या आपको निकाल के दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि कई बार हमें इससे रिलेटेड आपसे क्या पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 1 से लेके 50 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या कुछ भी, तो हम आपको लिख के दिखाएंगे, या संख्या पूछ लिया है तो आपको कैसे निकालना है। ठीक है, उसके बाद अब हमें यहाँ पे अगला टॉपिक हमने लिख रखा है कि यहाँ अभाज्य संख्याओं की जांच कीजिए कि कोई भी संख्या क्या है, आपकी अभाज्य है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि यदि दी गई संख्या आपको बारे में ज्ञात करना है कि अभाज्य है या नहीं, तो इसके लिए हम दी गई संख्या का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। जैसे आपको हर संख्या का वर्गमूल तो निकलता नहीं, ये भी पता है, तो अपन को दी गई संख्या का क्या निकालेंगे, वर्गमूल लगभग में। ठीक है, वर्गमूल निकालेंगे, और यदि वह संख्या वर्गमूल के मान से छोटी किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं होती, तो वो दी गई संख्या अभाज्य है, नहीं तो नहीं समझ में आया होगा, हमें पता है, ये हमने पढ़ के बता दिया, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अब हम इसे आपको एक उदाहरण लेकर समझाते हैं। ठीक है, उदाहरण लेकर समझाते हैं। सबसे पहले हमने लिखा सीधी बात 197, यह एक कैसी संख्या है, भाज्य अभाज्य। तो इसको चेक करने का तरीका आपको क्या देखना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल।
इसका वर्गमूल किया 197, ठीक है 197 आपका किसी इसका वर्गमूल हो सकता तो मन में नहीं हो सकता, पर इसके पास की एक अभाज्य संख्या देखी आपने, कौन सी है 196। 196 काय का वर्ग होता है आपका 14 का, ठीक है, ये काय का वर्ग हो गया 14 का, ठीक है 14 का वर्ग हो गया। बस आपको इस संख्या में छोटी 14 से सभी छोटी अभाज्य संख्याओं का वर्ग क्या लगा के देख लेना, भाग लगा के देखना। या तो एक हमने यहाँ पे देख रखा है किसी भी संख्या से पूर्णतः, मतलब इससे के वर्गमूल से जितनी भी संख्या होगी किसी भी एक से यदि विभाजित हो गई तो यह संख्या क्या हो जाएगी आपकी एक भाज्य होगी, अन्यथा नहीं। लेकिन हम यहाँ पे एक और छोटी चीज करेंगे कि 14 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं से चेक कर लीजिए, यदि किसी भी अभाज्य संख्या से भाग चला गया तो यह कैसी हो जाएगी एक भाज्य, अन्यथा नहीं। तो हमने यहाँ पे चेक किया, इसमें सबसे पहले 14 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती 13, 13 का भाग दिया हमने, 13 एकम 13, बचा कितना आपका 13 एकम 13, बचे कितने अपने, कितने बचे 7, ठीक है 77 हो गए, ठीक है नहीं 6 हो गए, सॉरी 6 बचे, तो 667, तो 13 के भाग में अपना 67 नहीं आता, तो ये क्या होगा पहले 13 से तो नहीं गया। फिर 97 में हमने अगली अभाज्य संख्या क्या मिली हमें 11, 11 से भाग लगा, 11 एकम 11, बचे कितने अपने इस बार 8, तो हो गया 87, तो फिर से अपने 11 की दुनिया में नहीं आता तो ये भी गया। फिर अगली हमने अगला भाग लगाया, किसी के मन में 9 तो नहीं आया तो ये 9 एक कैसी भाज्य संख्या है उससे भी लगा के देख लेना। फिर अगला आया 7, 7 से भाग लगाया, 7 एकम था 7 दूनी 14, बचे कितने अपने, बचे अपने 5, ठीक है, तो फिर से गया क्या नहीं गया, ठीक है 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचे कितने 5, तो ये 57, फिर नहीं आता 7 की दुनिया में। फिर आप और आए 5 पे, तो 5 का तो नियम सीधा है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0 या 5, तब आपका जाता है, तो 5 से भी नहीं जाएगा। फिर बचा 3, तो 3 का नियम अभी हम पढ़ाएंगे आपको कि यदि अंकों के योग में 3 से भाग जाएगा तो हमने 10 और 1 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 में जा रहा क्या 3 से भाग नहीं जा रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हमने सभी छोटी संख्याएं, 14 से सभी छोटी संख्या क्या थी 13, 11, आपका 7, 5, 3 और 2, इन सभी संख्याओं से हमने अपने 197 में भाग लगा के देखा, तो क्या पाया गया कि ये इन सभी संख्याओं से भाग नहीं गया, तो अतः यह एक कैसी संख्या प्राप्त हो गई आपको अभाज्य संख्या प्राप्त हो गई। तो हम इसको एक बार और आसान तरीके से बताना चाहेंगे कि जो संख्या को आप चेक कर रहे हैं कि वह अभाज्य है या नहीं, तो आपको उसके पास की सबसे पास की वर्गमूल संख्या को आपको निकालना है, ठीक है, उसके पास की आपको वर्गमूल संख्या वर्ग निकालना है। तो हमने जैसे निकाले 157 के पास की 14, अब इससे छोटी सभी संख्याओं से, इससे छोटी सभी संख्याओं से आपको इसमें क्या लगाना है भाग लगाना है। यदि इन सभी संख्या छोटी संख्या से आपका भाग चला गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी अभाज्य संख्या है नहीं तो नहीं है, ठीक है। यदि चला जाता भाग किसी से तो वो कैसी हो जाती है भाज्य संख्या, अन्यथा नहीं। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये सभी चीजें आपको क्या करके दिखाई, हल करके दिखाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सभी चीजें हो गई। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं अपने भाज्य संख्याएं, ठीक है। भाज्य संख्याओं के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि वे सभी संख्याएं जो एक एवं स्वयं से अतिरिक्त कम से कम अन्य किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभक्त हो सके, ठीक है, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो सके, वो आपकी क्या कहला जाती हैं, आपकी भाज्य संख्याएं कहला जाती हैं। उदाहरण के लिए 1 8 9 15 ये सभी आपकी क्या कहला जाएंगी भाज्य संख्याएं कहला जाएंगी। इनमें आपको क्या है कि इनमें एक के अतिरिक्त अन्य सभी संख्याओं से भाग जाता है, तो जैसे हमने यहाँ लिया 8 में आप 2 का भाग भी दे सकते हो, 4 का भाग भी दे सकते हैं। इसी तरीके 9 में आप 3 से भी दे सकते हैं, 9 से तो जाएगा 15 हो गया, 3 और 5, तो ये सभी संख्याएं आपकी किसके अंतर्गत आ जाएंगी भाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमने सभी संख्याएं देखी, भाज्य संख्याएं भी देखी। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक रिवीजन करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हमने देखा अभी तक। तो हमने अभी तक देखा, हमने यहाँ पे देखी प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, पूर्णांक सभी अपनी प्राकृतिक, अब सभी पूर्णांक अपनी क्या ऋणात्मक और धनात्मक सभी संख्याएं किसके अंतर्गत आ जाती हैं, आपकी अपनी पूर्णांक के अंतर्गत आती है। धन पूर्णांक 1 से सभी प्राकृतिक संख्याओं को आप धन लगा दो तो वो क्या है धन पूर्णांक कहला जाती हैं, और सभी ऋणात्मक संख्या अपनी ऋण पूर्णांक कहला जाती हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट 0 ना तो एक धन पूर्णांक है ना ही एक ऋण पूर्णांक है। और आगे गए परिमेय संख्याएं जिन्हें आप p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो आपकी क्या कहला जाएंगी परिमेय संख्याएं, और जिन्हें आप p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते वो आपकी क्या कहला जाएंगी अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। करनी वाली सभी संख्याएं आपकी क्या कहला जाती हैं अपरिमेय संख्या, परंतु उनकी करनी पूर्णतः हल नहीं होनी चाहिए, तब वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है।
फिर यहाँ पे एक चीज और देखी, पाई। पाई एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। फिर उसके बाद गए हम वास्तविक संख्याएं। वे सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या आपकी किसके अंतर्गत आ जाती हैं? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ जाती हैं। फिर और गए यहाँ पे सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या और सभी पूर्णांक किसके अंतर्गत आ जाते हैं? अपनी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय का योग एवं अंतर क्या होता है? हमेशा एक अपरिमेय संख्या, और परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के बीच का गुणनफल भी क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, ये निकाल दिया। उसके बाद सम संख्या पढ़ी हमने, जो 2 4 6 8 आपकी सम संख्या, और फिर विषम संख्या देखी। उसके बाद अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिनमें स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से भाग ना जाए, वो क्या कहलाती है? आपकी अभाज्य संख्या है। और यहाँ पे हमने देखा एक के बारे में, एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, यही पॉइंट आपको हमेशा नोट करके याद रखने हैं। ठीक है, और 2 1 केवल और केवल एक ऐसी सम संख्या है जो एक कैसी है? अभाज्य संख्या है। और 1 से लेकर 100 तक के बीच आपको अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछ लिया है, जो कितनी देना है? 25। फिर उसके बाद हमने देखा क्या कि अभाज्य संख्याओं की जांच कैसे करते हैं, तो उसमें भी हमने देखा क्या कि यदि हम किसी संख्या को चेक करें अभाज्य है या नहीं, तो आपको क्या करना है? करनी उसकी क्या लगाने, उसका वर्गमूल चेक करना, उससे सभी छोटी संख्याओं को क्या करना है? सभी छोटी संख्याओं का आपको भाग लगा के देख लेना है। तो यदि किसी संख्या से जाता है तो वो भाज्य, अन्यथा अभाज्य। ठीक है, तो यहाँ आपका भाज्य अभाज्यता का नियम भी हो गया। फिर उसके बाद हमने देखी भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याओं में भी हमने क्या देखा कि वे संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी भाग जाए, वो क्या कहला जाती है? आपकी भाज्य संख्याएं। ठीक है, इस तरीके से हमने अपनी पहली क्लास की शुरुआत की और आपको जितना अधिक से अधिक हो सका बेसिक जानकारी आपको दी। ठीक है, इससे आपको अभी कोई क्वेश्चन यदि मिलते हैं, हमने जितने टॉपिक पढ़ाए तो आपको जरूर लगाने हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे अगला टॉपिक चालू करने वाले हैं, भाज्यता की नियम की जांच करना, कि आप किसी भी संख्या में कोई संख्या किस संख्या से भाज्य होगी उसके बारे में जानकारी देंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज हमने अपनी शुरुआत की और सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके लाइक करें और शेयर करें, और जो भी दिक्कत हो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और हमें जितना हो सके उतना ज़्यादा प्यार दीजिए, और हमें इसका आपके लिए हम जितना भी अच्छा हो सकेगा उतनी अच्छी वीडियोस और उतनी अच्छी चीज़ें आपके लिए मुहैया कराएंगे। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।